12th, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अब ये थोड़ा ये छोटा चैप्टर है, लेकिन आप ऐसे सोचो इसमें आप पढ़ने वाले हो कि गैस का प्रेशर क्या होता है, प्रेशर किसकी वजह से होता है, किन किन चीज़ों की वजह से होता है, तो पता चलेगा कि गैस में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत सारे एटम्स हैं, एटम्स रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं और दीवारों पे जाके टकराते हैं, दीवारों पे टकराते हैं तो फोर्स अप्लाई करते हैं, एंड दैट फोर्स पर यूनिट एरिया इज प्रेशर, ठीक है ना। तो उससे रिलेटेड चीज़ें पढ़ोगे आप, कितनी वेलोसिटी से भाग रहा है उस वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हो 12th अपने, ये भी बहुत अच्छा चैप्टर है, ठीक। 13th, ये है थर्मोडायनेमिक्स। इसमें आप पढ़ोगे इंजन क्या होता है, इंजन आपने देखा होगा, फोर फोर स्ट्रोक इंजन होता है, टू स्ट्रोक इंजन होता है, जो रेगुलर आप देखोगे तो आपकी गाड़ियों में जो लगा रहता है 4 स्ट्रोक इंजन, ठीक है, वो पढ़ने वाले हो, ठीक है। अलग अलग साइकिल्स के बारे में पढ़ोगे, हीट क्या होती है, वर्क क्या होता है, हीट और वर्क के बीच में क्या रिलेशन होता है, ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आप थोड़ा बहुत इसमें भी पढ़ोगे केमिस्ट्री में। हम जो पढ़ेंगे दैट इज रिलेटेड टू ओनली मैकेनिकल थर्मोडायनेमिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो यूज होगी। आप जो केमिस्ट्री में पढ़ोगे दैट इज कॉल्ड केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, बट लॉस सेम है, ठीक है। तो अगर आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो तो यहाँ पे भी समझ में आएगा, अगर यहाँ पढ़ते हो तो केमिस्ट्री में भी समझ में आएगा, ठीक है। 4th, 14th एंड 15th, पहला है सिंपल हार्मोनिक मोशन और दूसरा है वेव्स। दोनों को वैसे तो एक ही चैप्टर्स में इंक्लूड कर लिया जाता है, अलग से मैं बोलता नहीं है, ये एक ही चैप्टर में इंक्लूडेड है, ये मान के चलो दिस इज ओनली, दोनों ही एक ही चैप्टर एक जैसे ही हैं, तो इन्हें बोल देते हैं वेव्स एंड ऑसिलेशन, एक ही यूनिट में आ जाते हैं। तो आप ये सोचो कि अगर जनरली क्या होता है ना, ये लास्ट चैप्टर्स होते हैं ना, तो स्कूल में ऐसे इंक्लूड करवाते हैं, मतलब ऐसे भाग के करवाते हैं, क्योंकि एक तो 7 महीने का टाइम मिलता है, तो 7 महीने के टाइम में ना क्या होता है कि ये चैप्टर जो है ना लास्ट में करवाते हैं और भगा के कराते हैं, तो बच्चों को कुछ समझ में नहीं आता कि यार ये सिंपल हार्मोनिक मोशन वेव्स क्या है, ठीक है। ये थोड़ा सा हम इस पर ज़्यादा टाइम देंगे, उसका रीज़न है क्योंकि अगर ये दोनों नहीं पढ़े तो आपको पिछले अगले साल के 2 चैप्टर्स आपके मिसिंग हो जाएंगे, 2 से 3 चैप्टर ही मान के लिए, 2 चैप्टर्स को मैं मान के चल रहा हूँ, तो 2 चैप्टर्स आपके अगर ये आते हैं, ये दोनों चीज़ें आती हैं आपको, दोनों चैप्टर्स आते हैं ढंग से, इनके कॉन्सेप्ट्स आते हैं, तो आपके 2 चैप्टर्स तो अगले साल के कंप्लीट हो जाएंगे। एक तरीके से कंप्लीट का मतलब जो कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे अप्लाई होंगे एज इट इज़ वहाँ पे भी अप्लाई होंगे। तो ये मान के चलो कि अगर आप ढंग से करते हो ये, अगर आप ढंग से पढ़ते हो, इन चीज़ों को पढ़ते हो, तो आपको पता चलता है कि अगले साल के आपके 5 चैप्टर, 5 से 6 चैप्टर आप ये मान के चलो कि आपको समझ में आ जाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म अगले साल आप पढ़ने वाले हो, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में इलेक्ट्रिक फील्ड्स और मैग्नेटिक फील्ड्स पढ़ने वाले हो। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है, ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो एज इट इज अप्लाई होते हैं ग्रेविटेशन की तरह। इसलिए मैंने आपको 3 चैप्टर बोल दिए हैं, ये 3 चैप्टर जो है आप पढ़ोगे तो। और यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स, तो इसमें अगर ये दोनों आते हैं तो आपको अगले साल के 2 चैप्टर्स आते हैं, जैसे वेव ऑप्टिक्स है, और अगले साल आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी पढ़ोगे 12th क्लास में, तो वो भी आपको आते हैं, ये मान के चलो। तो इसलिए क्या होता है कि मैं स्टूडेंट से यही बोलता हूँ कि प्लीज़ पढ़ो 11th में, 11th को सीरियसली लो, क्योंकि 11th के कॉन्सेप्ट्स डायरेक्टली यूज होंगे 12th में। तो ये हमारा जो है पूरा को पूरा सिलेबस आउटलाइन हो गया, ठीक है। ओके, ठीक है, तो अब मैं स्टार्ट ही कर देता हूँ, बेटर ये है कि स्टार्ट कर दिया जाए, ठीक है, क्योंकि पहला चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड, तो उसमें ज़्यादा तो हमें बेसिकली फिजिकल वर्ल्ड ना एक्चुअल में पता नहीं क्यों पढ़ाना पड़ता है, टाइम जाता है उसमें, और कुछ नहीं है, मतलब नहीं है लेकिन उसका, लेकिन फिर भी मैं आपको पढ़ाऊँगा।
क्योंकि आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। पहली बात तो जब आप किसी रास्ते को तय कर रहे होते हो तो आपको रास्ते के बारे में पता होना चाहिए कि आप कर क्या रहे हो, उस रास्ते पे कर क्या रहे हो, रास्ते पे चल क्यों रहे हो, और रास्ता सही भी है कि नहीं। ठीक है, तो इसलिए पहला चैप्टर यही बेसिक चीज़ बताता है कि बेसिकली जब आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो फिजिक्स में आप पढ़ते क्या हो। ठीक है ना, तो मैं फिजिकल वर्ल्ड से स्टार्ट कर देता हूँ। तो फिजिकल वर्ल्ड, ओके ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फिजिकल वर्ल्ड है क्या, नाम से पता चल रहा है हम क्या पढ़ते हैं, फिजिक्स में पढ़ते क्या, फिजिक्स में करते क्या। पहली बात तो फिजिक्स का मतलब क्या है, तो आप ऐसा सोचो, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन ये आएगा कि क्या है फिजिक्स। व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स का मतलब क्या है। नाम, अब बहुत सारी डेफिनेशन है, डेफिनेशन बहुत सारी है। फिजिक्स का मतलब क्या है, वन ऑफ द डेफिनेशन ये कहती है कि फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच मेजर समथिंग। ठीक है ना, आप मेजर ही करते रहते हो, उसमें क्या मेजर करते हो। ठीक है, फंडामेंटल फोर्सेस कितनी एग्जिस्ट करती है, या सबसे बढ़िया डेफिनेशन तो ये है कि आपके बाहर जो है, मतलब दुनिया में जो भी चीज है, ठीक है ना, उसे बोलते हैं फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है, या हिंदी में उसका नाम होता है भौतिक, भौतिकी बोलते हैं, भौतिकी वर्ल्ड। ठीक है ना, भौतिक बोल सकते हैं फिजिकल में। आप उसको मेजर करना चाहते हो, जानना चाहते हो उसके बारे में। ठीक है ना, कि भाई ये क्यों एग्जिस्ट करता है। ठीक है ना, वाई दिस होल वर्ल्ड इज एग्जिस्टिंग। अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है तो कोई भी चीज बनी हुई है, जैसे मान लीजिए एक मोबाइल है, मोबाइल किससे बना है, तो आप बोलोगे कि सर इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स यूज हुई है। मैं बोलूंगा इलेक्ट्रॉनिक्स यूज हुई है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स किससे बनी है, चिप्स से बनी है। चिप्स किससे बनी है, सिलिकॉन की, सिलिकॉन के जो है ना एटम्स हैं उससे बनी है। सिलिकॉन एटम्स किससे बने हैं, तो आप बोलोगे अंदर घुसोगे तो इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स हैं। फिर मैं बोलूंगा इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स क्या होते हैं, प्रोटॉन्स क्या होते हैं, चलो आप बोला, तो आप बोलोगे सर प्रोटॉन्स भी कुछ पार्टिकल्स से मिलके बने हैं, क्वार्क्स, एंटी क्वार्क्स। ऐसे घुसते जाना है, जानना है किसके बारे में, पूरे वर्ल्ड के बारे में जानना है। और दुनिया में क्या है, बेसिकली आपको तो सिर्फ वर्ल्ड ही दिखाई देता है ना, फिजिकल वर्ल्ड ही दिखाई देता है, और आप वही चीज मेजर करना चाहते हो कि भाई क्या है ये पूरा वर्ल्ड। ठीक है, तो इसलिए पूरा को पूरा फिजिक्स सेंट्रल है हर चीज का। दैट्स व्हाई फिजिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो मैं क्या लिखता हूँ, फिजिक्स क्या है, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस which studies the physical world around us। यस, समझ में आया क्या, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, ये डेफिनेशन है, ज्यादा कुछ इससे हमें लेना देना नहीं है। फिर आप और बोलोगे कि सर जब हम स्टडी करते हैं फिजिकल वर्ल्ड में, वर्ल्ड को स्टडी कर रहे हैं, तो हम वर्ल्ड में क्या स्टडी करते हैं, वर्ल्ड है, वर्ल्ड है तो वर्ल्ड में स्टडी क्या कर रहे हैं, मतलब फिजिक्स में स्टडी क्या किया जाता है, पूरे वर्ल्ड को तो हम देख रहे हैं लेकिन स्टडी कैसे किया जाता है। तो अब क्या होता है कि पूरी दुनिया को चलाने के लिए ना कुछ फोर्सेस जिम्मेदार हैं, कुछ फोर्सेस लग रही होती हैं हर जगह पे। बिना फोर्सेस के ये जो मैटर है, जो मैटर है ये बिखर जाता है। मैटर मतलब क्या है, यहाँ पे जो एटम्स हैं, जो एटम्स हैं ये बिखर जाते हैं। ठीक है ना, एटम के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, इनके बीच में कैसी फोर्स लग रही है। फिर अगर मैं इसकी बात करूं, तो अगर इसकी बात करूं, इसे छोड़ता हूं तो इसे जो है कौन नीचे खींच रहा है, अर्थ नीचे खींच रही है, तो ये भी एक फोर्स है। तो हम बेसिकली फोर्सेस को स्टडी करते हैं। ठीक है, फिजिक्स में स्टडी वर्ल्ड को किया जाता है, लेकिन वर्ल्ड बेसिकली किस लिए है, फोर्सेस के कारण है, डिफरेंट फोर्सेस हैं। ठीक है ना,
हम बेसिकली फोर्स को स्टडी करते हैं और उन्हें मेजर करने की कोशिश करते हैं, ये हमारा काम है। ठीक है, लेकिन ध्यान देना, फिजिक्स अभी तक किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचा नहीं है कि जो ये बता सके कि ये वर्ल्ड क्यों एग्जिस्ट करता है। ठीक है, हम ये जानते हैं दुनिया में फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं, ध्यान देना, फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि फोर्स क्यों एग्जिस्ट करती हैं। ये अभी तक आंसर नहीं मिल पाया। ठीक है, पता नहीं मिल भी पाएगा कि नहीं, बोल नहीं सकते। ठीक है ना। ठीक है, तो इट इज ऑल्सो, अगर मैं इसे लिखना चाहूँ, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस which measures different forces exist in nature। नेचर का मतलब प्रकृति भी होती है। ठीक है, आप डिफरेंट फोर्सेस मेजर करोगे। स्टडी करने का मतलब क्या है? सिर्फ स्टडी का मतलब ये नहीं कि जानना, ठीक है ना, कि हमें पता है कि कितनी फोर्सेस, नहीं, मेजर भी करना आना चाहिए। ठीक है ना, दैट्स वाई सेकंड चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट है। ठीक है, मेजरमेंट इज द ओनली थिंग विच फिजिक्स अलाउड। ठीक है, अगर आप बैठे बैठे कोई थ्योरी बना रहे हो, ठीक है ना, अभी वैसे तो मैं बताऊंगा कि चार, दुनिया में सिर्फ अभी तक चार फोर्सेस देखी गई हैं, ठीक है ना, मेजर की गई हैं। लेकिन ध्यान देना, अगर आप बोलोगे, बैठे बैठे बोल दोगे कि नहीं पांचवी फोर्स भी एग्जिस्ट करती है, तो आपके पास फिजिकल प्रूफ होना चाहिए उसका, या तो एक मैथमेटिकल थ्योरी होनी चाहिए। सिर्फ थ्योरी से भी काम नहीं चलता है, आपको मेजर भी करनी आनी चाहिए, तभी जो है कुछ उसका रोल है, वरना क्या, इट इज अ कंप्लीट थ्योरी। अगर मैं ये बोल दूं कि पांचवी फोर्स भी एग्जिस्ट करती है, तो इट इज अ थ्योरी, और थ्योरी का कोई ज्यादा महत्व नहीं होता। ठीक है ना, आता ही समझ में। तो अब मैं आपको बताता हूँ बेसिकली दुनिया में कितनी फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, तो अब क्या है, फंडामेंटली देर आर फोर फोर्सेस। फंडामेंटली देर आर फोर फोर्सेस, इन्हें बोला जाता है फोर फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर। फोर फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर। ठीक है, ध्यान से समझना, वैसे तो आप बोलोगे कि सर चार ही हैं क्या दुनिया में? हाँ, अभी तक तो चार मेजर की गई हैं। ठीक है, क्या इसके अलावा एग्जिस्ट नहीं कर, कोई और फोर्स नहीं हो सकती है, शायद हम ना मेजर कर पाए। ठीक है, क्योंकि ये बताना बहुत मुश्किल होता है कि ये मैटर जो है ये किससे मिलके बना हुआ है, पूरा 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 मैटर किससे मिलके बना हुआ है। जैसे आप बोलोगे कि सर ये किससे मिलके बना है, तो दिमाग में तो ये चीज आती है कि अभी तक आपने पढ़ा है कि ये सारा का सारा मैटर किससे मिलके बना है, एटम से मिलके बना हुआ है। ये पहले की सोच हुआ करती थी। आज से 200-250 साल पहले जाओगे तो आप पूछोगे किसी भी साइंटिस्ट से किससे मिलके बना है, ये बोलेगा एटम से मिलके बना है। लेकिन आज से 100 साल पहले, लगभग 120 साल पहले, जे जे थॉमसन हुए, जे जे थॉमसन ने पहली बार बताया कि जो एटम है ये भी तोड़ा जा सकता है। अंदर जाके देखोगे इस एटम के अंदर, तो ये एटम भी कुछ सर्टन पार्टिकल से, छोटे पार्टिकल से मिलकर, छोटा मतलब फंडामेंटल मतलब छोटा, छोटा और छोटा सबसे। ठीक है, तो जे जे थॉमसन ने बोला इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, तो हमें पता चला एटम्स जो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। फिर जेम्स चैडविक आया, चैडविक ने बोला कि प्रोटॉन्स होते हैं, मतलब अलग अलग प्रोटॉन्स हो गया, न्यूट्रॉन्स हो गया, तो हमें पता चला एटम्स भी बने हैं। क्या बोलते हैं, कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। फिर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ऐसा ऐसा भी हो सकता है आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि यस सर ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है, क्या ये भी किसी फंडामेंटल पार्टिकल से बने? हाँ, 65 में, लगभग 1965-66 के करीब, क्या नाम था, गैलमान जो है एक साइंटिस्ट थे, अमेरिकन साइंटिस्ट एंड थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट, उन्होंने जो बोला, उन्होंने बोला कि ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये भी कुछ पार्टिकल से, फंडामेंटल पार्टिकल से मिलके बने हैं। उनका नाम दिया क्वार्क्स, एंटी क्वार्क्स। तो ये कमाल की चीज थी उनके लिए, उसके लिए उन्हें जो है लगभग 85 में, 1985-86 के करीब जो उन्हें नोबेल प्राइज मिला। फिर फिर आपके दिमाग में एक और चीज आई, क्या सर क्वार्क्स, एंटी क्वार्क्स भी कुछ पार्टिकल्स से मिलके बने हैं? तो हाँ, ठीक है,
तो ये लगभग 19 अभी जो थ्योरी है उसे बोलते हैं स्ट्रिंग थ्योरी, लेकिन इट इज़ अ थ्योरी, इसका कोई प्रूफ नहीं है। स्ट्रिंग थ्योरी ये कहती है कि फंडामेंटली क्वार्क्स और एंटी क्वार्क्स भी कुछ छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है जिन्हें बोला जाता है स्ट्रिंग्स, छोटी छोटी एनर्जी की स्ट्रिंग्स। ठीक है, वो पूरी की पूरी जो मतलब फील्ड है फिजिक्स का वो बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है, इन्हें बोलते हैं, इसे बोलते हैं क्वांटम फील्ड थ्योरी। ठीक है, थ्योरी है ना, नाम से पता चल रहा है थ्योरी है, कोई प्रूफ नहीं है। प्रूफ क्यों नहीं है? छोटी इतनी है स्ट्रिंग की दुनिया का कोई भी पार्ट, कोई भी इंस्ट्रूमेंट डिटेक्ट नहीं कर सकता। अच्छा, आप बोलोगे सर एटम को डिटेक्ट कर पाए हो क्या अभी तक आप? मैं बोलूंगा नहीं। हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, माइक्रोस्कोप से अभी हमें अभी दिखा है कि कोई भी मटेरियल है उसके आउटर स्ट्रक्चर, उसका जो एटम का आउटर स्ट्रक्चर है वो अभी हमें दिखना स्टार्ट हुआ है। हमारे पास अभी जो है ऐसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हो गए या स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप होते हैं, शायद डेफिनेटली आपके जो स्कूल्स होंगे ना वो आपको विजिट कराएंगे आईसर की। आईसर जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन साइंस एंड रिसर्च है, पुणे में ही है। तो अगर आप बोलोगे तो शायद हो जाए, आपका जो है डेफिनेटली वहाँ पे लेके जाएंगे। तो वहाँ पे स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप है, तो उस माइक्रोस्कोप से आप जो है ये देख सकते हो कि एटम का आउटर स्ट्रक्चर कैसा होगा, कैसा दिखता है, लेकिन पूरा अंदर नहीं देख सकते आप। ठीक है ना, अंदर अभी तक हमारे पास इतनी ताकत नहीं है। हाँ, आने वाले टाइम में शायद ऐसा हो कि हम एटम के अंदर झांक के बता सकें कि इलेक्ट्रॉन कैसा दिखता है, प्रोटॉन कैसा दिख सकता है, ये देख के बता, लेकिन अभी नहीं है, अपने अपने पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है। ठीक है, तो छोड़, वो सब छोड़ो, एटम को नहीं आप देख पाए ढंग से अभी तक, तो आप क्वार्क्स एंटी क्वार्क्स को कैसे देख पाओगे? हाँ, डिटेक्ट हो चुके हैं, दे आर डिटेक्टेड बट नॉट विजिबल। विजिबल और डिटेक्शन में दोनों में अंतर होता है। ठीक है, स्ट्रिंग अभी तक नहीं डिटेक्ट हुई है। ठीक है, क्वार्क्स एंटी क्वार्क्स हो चुके हैं, ठीक है, लेकिन स्ट्रिंग अभी तक डिटेक्ट नहीं हुई है, तो इसलिए वो थ्योरी है, उसे बोला जाता है स्ट्रिंग थ्योरी। ठीक है, अगर कभी ऐसा लगे कि इंटरेस्ट है तो इसकी डॉक्यूमेंट्रीज भी हैं, डॉक्यूमेंट्रीज आपको यूट्यूब में मिल जाएगी, स्ट्रिंग थ्योरी क्या कहती है। लेकिन उसके लिए आपको पहले ये पता होनी चाहिए कि अलग अलग थ्योरीज क्या है। ठीक है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है, फिर क्या बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, फिर आपको थोड़ा बहुत समझ में आने लग जाएगा कि स्ट्रिंग थ्योरी क्या है। ठीक है, तो 4 फोर्सेस हैं, मैं नाम लिख रहा हूँ अब एक एक करके। सबसे पहली है, फिर मैं वही बता रहा हूँ, ये कई साइंटिस्टों के नाम पे है। ठीक है ना, नाम मैटर नहीं करता, आप ध्यान से समझना क्या है। सबसे पहली है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स मैं एक एक करके लूंगा। ठीक है ना, अभी मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं लिख रहा हूँ, मैं एक एक करके लूंगा। ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्स से स्टार्ट करेंगे, लेकिन ध्यान देना ग्रेविटेशन फोर्स हम स्टडी तो वहीं करेंगे चैप्टर में बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ प्रॉपर्टीज बताते जाऊंगा। ग्रेविटेशन फोर्स क्या है, कैसे, कहाँ लगती है, क्या क्या है, बहुत ये बताते चलूंगा। ठीक है, सेकेंड सबसे पहली फोर्स है ये। ठीक है, दूसरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अच्छा, ग्रेविटेशन फोर्स क्या होती है? ग्रेविटेशन फोर्स जैसे अर्थ मुझे खींच के रखती है ना, अगर मुझे कोई स्पेस से छोड़ दे तो हमें पता चलता है कि अगर कोई जैसे यहाँ पे ये इसे नीचे गिरा दे तो हमें पता चलता है कि ये नीचे चले गया। ठीक है, कौन खींच रहा है इसे? अर्थ खींच रही है। ठीक है, तो ये जो अर्थ का खींचना है इसे ही बोला जाता है क्या? अर्थ मुझ पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है। ठीक है, नेचर क्या है वो बाद में देखेंगे। ठीक है, नेचर इसका कैसा होगा, ठीक है, वो बाद में देखेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आपने थोड़ी बहुत पढ़ी होगी 10th क्लास में। एक चार्ज दूसरे चार्ज पे क्या लगाता है? फोर्स लगाता है। रिपल्सिव भी हो सकती है, अट्रैक्टिव भी हो सकती है। मैग्नेट, इसको एक ही नाम दिया हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है ना, अलग अलग नहीं है, ध्यान देना। ये सोचो कि सर चार्ज चार्ज पे फोर्स लगा रहा है वो तो एक हो गई, और दूसरा मैग्नेट मैग्नेट पे लगा रहा है तो वो अलग हो गई। तो इस हिसाब से तो 5 हो जानी चाहिए ना, 4 तो आप बोल रहे हो, तो ये 2 अलग अलग हो गई। नहीं, ये दोनों एक ही, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक ये दोनों एक ही। ठीक है, ये आप अगले साल पढ़ोगे। ठीक है,
तीसरा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स नाम से पता चल रहा है कहाँ लगती हैं, न्यूक्लियस के अंदर लगती हैं। ये जो प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, अगर आपको याद होगा, थोड़ा बहुत तो आपको याद ही होगा मेरे ख्याल से, कई बार बताया जाता है कि एटम के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है, या न्यूट्रॉन प्रोटॉन, या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, या प्रोटॉन प्रोटॉन, एक दूसरे को जकड़ के रखते हैं, ठीक है ना, जकड़ जकड़ के रखते हैं। ठीक है, प्रोटॉन प्रोटॉन को दूर नहीं जाने दे रहा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को दूर नहीं जाने दे रहा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन को दूर नहीं जाने दे रहा, जकड़ के रख रहे हैं। ठीक है ना। तो ये जो फोर्स है, ये एक्चुअल में जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, ये कहाँ पाई जाती है, ये न्यूक्लियस के अंदर पाई जाती है। और दुनिया की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है एक्चुअल में ये जो न्यूक्लियर फोर्स है, इसलिए इसे नाम दिया गया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। और इसका थोड़ा बहुत मैं आपको एग्जाम्पल भी बताने की कोशिश करूंगा कि स्ट्रॉन्ग क्यों है। आपको पता चलता है जैसे एटॉमिक बॉम्ब में, एटॉमिक बॉम्ब से पता चलता है कितनी स्ट्रॉन्ग है। एटॉमिक बॉम्ब जब आप फोड़ते हो तो देखा कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। आप नहीं फोड़ते, मतलब जैसे नागासाकी और हिरोशिमा में जब फोड़ा गया था, कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हुई थी। ये इसलिए है क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और चौथी है वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये वीक है, ठीक है। न्यूक्लियर फोर्स ये भी न्यूक्लियर है, बट ये वीक है, इतनी वीक है कि डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है, बहुत वीक है ये। बट हाँ, डिटेक्ट हो चुकी है, इसलिए बोल रहा हूँ कि वीक है। ठीक है, डिटेक्ट हो चुकी है। डिटेक्ट करना पहले कई बहुत टाइम तो ऐसा लगा कि ऐसा लगता था साइंटिस्टों की ये एग्जिस्ट ही नहीं करती, लेकिन हाँ 1940s के आसपास जो है ये डिटेक्ट हुई, और इसको नाम दिया गया वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है। अब यही चार हैं, ये चार हैं, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये चार ही एग्जिस्ट करती हैं। इसके अलावा कोई पांचवी अभी तक देखी नहीं गई है। मैं फिर बोल रहा हूँ कि क्या पांचवी एग्जिस्ट नहीं करती, शायद एग्जिस्ट करती हो। ठीक है, डिटेक्ट नहीं हो पाई अभी तक, शायद डिटेक्ट नहीं, और शायद डिटेक्ट हो भी ना पाए, या शायद डिटेक्ट हो जाए, टाइम लगे। ठीक है ना, कुछ पता नहीं है। ठीक है, फिजिक्स का जो पूरा पूरा जो सिस्टम है ना, ये थोड़ा डामाडोल रहता है। फिजिक्स में प्रॉब्लम क्या रहती है, सबसे पहले थ्योरीज लाई जाती हैं। प्रॉब्लम ये है फिजिक्स के साथ, फिजिक्स में सबसे पहले थ्योरीज लाई जाती हैं, आप थ्योरी बनाते हो, और उसके बाद एक्सपेरिमेंट करके ये प्रूव करने की कोशिश करते हो कि ये थ्योरी सही है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अब इमेजिन करो थ्योरी ही गलत है ना। अब मान लीजिए आपको एक डेस्टिनेशन से ए से बी तक जाना है। हाँ, बहुत बढ़िया सर, फ्रिक्शन फोर्स क्या होती है ना। तो आपको पता चलेगा कि फ्रिक्शन और कुछ नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का ही एक पार्ट है। आया समझ में। ये हम बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे। आप बोलोगे कि सर फ्रिक्शन हो गया, ये फोर्स क्या है, ये टाइप है। जैसे समझने की कोशिश करना कि एक सेब है, ठीक है, और या आप ऐसे सोचो कि एक शुगर केन है, शुगर केन है। तो शुगर केन में आपने देखा है कि शुगर केन को ही आप जमीन में दबा दो तो एक नया शुगर शुगर केन निकल जाता है उससे, देखा होगा आपने, है ना। जमीन में दबा दोगे तो शुगर केन निकल जाता है उससे। तो ये बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो है फंडामेंटल, बाकी फोर्स इससे निकली है। फ्रिक्शन हो गया, आपको पता चलेगा फ्रिक्शन इज द एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रो, मतलब फ्रिक्शन का कोई अलग से अस्तित्व नहीं है, हम ये मानते हैं कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ही है। ठीक है। फिर आप बोलोगे सर टेंशन, टेंशन क्या होती है, जब आप खींचते हो किसी रस्सी को खींचोगे तो रस्सी में क्या होता है, रस्सी टूटती नहीं है, एटम दूर नहीं जाना चाहते, तो उसका नेचर क्या है, तो उसका नेचर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ही है। फिर आप बोलोगे कि सर मैं खड़ा हूं एक जगह पे, मैं धरती के नीचे तो नहीं जा रहा, है ना। जैसे पता चलता है ये धरती है और मैं
एक जगह पे खड़ा हूं तो होना तो ये चाहिए कि मैं धरती के नीचे घुस जाऊं, लेकिन धरती के नीचे नहीं घुस पाता। क्यों नहीं घुस पाता? क्योंकि धरती भी मुझ पे एक फोर्स लगाती है जिसे हम नाम देते हैं नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, ये सब न्यूटन्स लॉज में पढ़ेंगे। तो ये क्या है, ये कौन सी फोर्स है? क्या इन चारों के अलावा कोई पांचवी फोर्स है? नहीं भाई, ये नॉर्मल रिएक्शन जो है, दिस इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ओनली, नॉर्मल रिएक्शन। तो इनका कोई अलग अस्तित्व नहीं है, ठीक है ना। ये क्या है, इन्हीं के पार्ट है। बात आई समझ में क्या बोल रहा हूं मैं? यस, क्लियरिटी है रिया? ओके। तो इनका कोई कोई भी और फोर्स जो आप देखोगे दुनिया में, कोई भी फोर्स देख रहे हो, कोई किसी को चांटा भी मार रहा है तो फोर्स लगा रहा है, तो ये मत सुनना है कि ये अलग टाइप की कोई फोर्स है ना। ठीक है ना, ये कोई अलग फोर्स नहीं है, चारों का, किसी भी चारों का एक पार्ट होगा। ठीक है, मैक्सिमम जो फोर्स है ना वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की है। क्यों है? उसका एक रीजन है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर कहाँ लगता है? एटम के अंदर। तो एटम के अंदर मतलब एटम के बाहर ही नहीं लग रहा। एटम में भी न्यूक्लियस के अंदर लगता है, तो न्यूक्लियस के बाहर नहीं है। अब न्यूक्लियस के बाहर तो सारा जहां है। ठीक है ना, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स तो एक ही है। वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है? तो वीक न्यूक्लियर फोर्स मैं भी बताऊंगा ये कहाँ पे देखी गई है। ठीक है ना, ये वैसे 12th में पढ़ोगे आप, स्ट्रॉन्ग वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है ये बहुत अच्छी तरीके से पढ़ोगे। ग्रेविटेशन फोर्स, तो ग्रेविटेशन का मतलब क्या है कि आप ऐसा सोचो कि ग्रेविटेशन का मतलब है कि मास, एक मास दूसरे मास को अट्रैक्ट करता है, बस ये है और कुछ नहीं। मैक्सिमम जो दुनिया की फोर्स हैं जो आप देखोगे आसपास, जो देखते हो, चांटा मारना, थप्पड़ मारना, हथौड़ा मार देना किसी को, फ्रिक्शन, नॉर्मल, ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, सारी की सारी। इनका नेचर ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है और कुछ नहीं। ठीक है, अब इसमें से ध्यान से समझना, वैसे तो इन्हें और भी क्लासिफाई किया जाता है, बट ठीक है मैं चार ही से क्लासिफाई करूंगा। ये मैं न्यूटन्स लॉज में आपको जब मैं करवाऊंगा ना तो और ज्यादा क्लासिफाई कर दूंगा। ठीक है, चलो अब एक एक करके देख लेते हैं। ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स। मैं फिर बता रहा हूं, मैं आपको चार फोर्सेस बता तो रहा हूं, ठीक है ना, लेकिन ये चार बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हम। ठीक है, क्या होती है ग्रेविटेशन फोर्स? ठीक है, क्या होती है? जब ये एक ऐसे सोचो कि प्रकृति ने एक फोर्स बना रखी है। ठीक है ना, प्रकृति ने दी है हमें, नेचर ने दी है। ठीक है, क्या है कि एक मास दूसरे मास को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ये प्रॉपर्टी है बस, और कुछ नहीं है। ये है। अब ये मत पूछ लेना क्यों है। ठीक है, अब वैसे तो मुझे पता है कि क्यों है। ठीक है ना, ये आइंस्टाइन ने बताई थी, न्यूटन ने बताया। ठीक है ना, न्यूटन ने बताया कि एक मास दूसरे मास को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ठीक है, लेकिन न्यूटन से पूछा गया क्यों करता है। चलो पहले मैं ये लिख देता हूं, ये है एक मास m1, ये है दूसरा मास m2, दोनों के बीच में डिस्टेंस है r। ठीक है, न्यूटन क्या बोलता है? न्यूटन ने बोला कि ये वाला जो मास है m1, इस वाले मास को अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट मतलब अपने पास खींचना। अट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, अपने पास खींचना। तो फोर्स कहां लगेगी, अंदर की तरफ। ठीक है, ये फोर्स है, ऐसे लिखा जाता है, ध्यान देने से, फोर्स अप्लाइड बाय फर्स्ट मास ऑन सेकेंड। ये प्रीफिक्सेस कहलाते हैं। ठीक है ना, तो मैं इसका यूज करूंगा बहुत फ्रीक्वेंटली। तो ये जो F12 है, ये है फोर्स अप्लाइड बाय वन ऑन फर्स्ट मास ऑन सेकेंड मास। क्या दूसरा मास नहीं खींचेगा? खींचेगा बिल्कुल। दूसरा मास पहले मास को खींचेगा अपने पास। इसको लिखूंगा फोर्स अप्लाइड बाय सेकेंड ऑन फर्स्ट। खींचते हैं एक दूसरे को। ठीक है ना, ध्यान दें। न्यूटन ने ये फॉर्मूला दिया। न्यूटन ने जो है पूरा पूरा मैं फॉर्मूला लिखवाने वाला हूँ, लेकिन न्यूटन से किसी ने पूछा कि भाई ये बताओ कि ये आपने फोर्स मेजर करके दे दी, हमें फॉर्मूला बता दिया, ये बताओ कि फोर्स एग्जिस्ट क्यों करती है, क्या है ऐसा रीजन, क्या है, क्या रीजन है कि एक मास दूसरे को खींचता है। तो अब न्यूटन को पता नहीं था। न्यूटन ने अपना जो है मुंह बंद कर लिया। उसने बोला कि भैया मुझे पता नहीं है। ठीक है, मेरे पास इतनी अंडरस्टैंडिंग है नहीं अभी।
हाँ मैंने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करके मैं फॉर्मूला दे दे रहा हूँ। फॉर्मूला देखो क्या था, फॉर्मूला दिया उसने ये, उसने बोला फोर्स अप्लाइड बाय फर्स्ट ऑन सेकेंड और फोर्स अप्लाइड बाय सेकेंड ऑन फर्स्ट, ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। इसका मतलब बताऊंगा कि क्या है, ठीक है ना। इस अच्छा, मुझे लगता है ये आपको पता होगा, ये है ना, क्या मतलब होता है। अगर मैं आपसे बोलूं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? यस, क्या डिस्टेंस, क्या मतलब होता है इसका, बताएगा कोई? यस, किसी को पता है कि अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कोई चीज, जैसे मान लीजिए मास ऑफ द बॉडी, अगर मैं ऐसे बोल रहा हूं मास ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फूड यू ईट, का मतलब क्या है? मतलब जितना ज्यादा खाना खाओगे उतना ही ज्यादा मास बढ़ता जाएगा। खाना खाते जा रहे हो मास बढ़ता जा रहा है, खाना खाते जा रहे हो मास बढ़ता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है। डिक्रीज नहीं करता, इंक्रीज करता है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब होता है इंक्रीज करना, ठीक है। फूड खा रहे हो, मास भी बढ़ता जा रहा है। अगर उल्टा होता, उल्टे का मतलब इनवर्स होता, मास ऑफ द बॉडी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फूड यू ईट, तो फिर मैं बोलता कि अगर फूड यू ईट बढ़ रहा है, आप खाना ज्यादा खा रहे हो, तो मास ऑफ द बॉडी घटता जा रहा है। इनवर्स का मतलब ये होता है, ठीक है। तो मतलब ये है इसका मतलब, जो न्यूटन ने मेजर किया, न्यूटन ने ये बताया कि अगर आप इन दोनों बॉडी का मास बढ़ाते हो, किसका, m1 m2 का मास बढ़ाते हो, ये बॉडी इसका मास है m1, इसका मास है m2, तो अगर आप m1 बढ़ाओगे और m2 बढ़ाओगे तो फोर्स बढ़ेगी, इस तरीके से बढ़ेगी। डिस्टेंस बढ़ाओगे क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शन है, इनवर्सली प्रोपोर्शन टू आर स्क्वायर, तो डिस्टेंस आप बढ़ाओगे तो फोर्स घटेगी। समझ में आया क्या? बताते चलना मुझे कि समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है ना। यस सर। तो जैसे ही आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे, अब मैं एक ही ले लेता हूँ, ठीक है ना, दोनों लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि दोनों ही सेम है, ठीक है। मैं इसलिए इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि, इसलिए अगर मैं वेक्टर्स करवाता तो आपको धड़ाधड़ समझ में आता है, या अभी से समझ में आने लग जाता, ठीक है ना। बट ठीक है, चलो कोई नहीं। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हो तो कांस्टेंट आता है यहाँ पे जी। इस जी को नाम दिया जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू जब मेजर की गई, किसने मेजर की थी? कैवेंडिश था एक आदमी, उसने जो है मेजर की है। तो इसकी वैल्यू थी 6.67 इंटू 10⁻⁻11। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट नाम है। यूनिवर्सल का मतलब दुनिया के, पूरे संसार के, वैसे ये माना जाता है, ठीक है ना, ये माना जाता है, बोला जाता है, ऐसे बोला जाता है कि आप यहाँ बैठे हो या किसी और गैलेक्सी में चले जाए, इस जी की वैल्यू कहीं चेंज नहीं होने वाली, इतनी ही रहेगी 6.67 10⁻⁻11। यूनिट होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। वो आप समझ गए होगे कि कैसे है। फोर्स की न्यूटन हो गई, ये मीटर स्क्वायर इधर जाएगा तो मीटर स्क्वायर, और केजी नीचे आएंगे, ये m1 m2 नीचे आ जाएंगे तो केजी स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट का मतलब क्या है कि अगर आप यहां बैठे हो, दो मास आपने मान लीजिए ऐसे ले लिए, दोनों मास लिए, यहाँ पर आप बैठे हो, ठीक है, आपने जी मेजर किया, ठीक है, मान लीजिए आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट है, आपने जी मेजर किया। अब आप उठा के कहाँ चले गए, इंस्टेंटेनियसली आप चले गए किसी और गैलेक्सी में, ठीक है। तो आपको पता चलेगा ये जी चेंज नहीं होता। सबसे पहले तो जी का मतलब ये है,
जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट मतलब कहीं चेंज नहीं होगा। दूसरा इसका एक और मतलब है कि आप मान लीजिए यहीं बैठे हो, दोनों मास के बीच में, दोनों ऐसे बैठे हो और आप देख रहे हो, आपने बीच में मेजर किया कि बीच में एक मीडियम प्रेजेंट है, ठीक है ना। लेट्स टेक, अभी वैक्यूम है मान लो, थोड़ी देर अभी आप देखोगे तो वैक्यूम है, मान लो एयर है वैसे भी, बट मान के चलो वैक्यूम है। फिर आपने पानी डाल दिया यहीं पे, तो आपको पता चलता है कि आप बाहर कुछ भी मीडियम रखो, एयर रखो, पानी रखो या हाइड्रोजन रखो, तब भी ये चेंज नहीं होता। आया समझ में इसका मतलब क्या है? समझ में आया कि नहीं? दो मतलब है इसके, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट बच्चा एक ही समझ के चलता है, क्या है? दिस कांस्टेंट does not change as we move one part of the universe to other, and second, this constant does not change as we fill the space with some medium like air, हाइड्रोजन, कुछ भी हो सकता है। दोनों मतलब है यहाँ पे। मतलब इसका मतलब ये है, ये जो जी है ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, बाहर क्या मीडियम है, कुछ भी रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई होप क्लियर हुआ होगा सबको। यस, ठीक है, चलो चलो अब देखो एक न्यूमेरिकल करवाता हूँ, ठीक है। अगर समझ पाओगे तो आपको पता चलेगा, इससे कुछ चीजें पता चलती हैं। अगर मैं आपसे बोलूं, इफ टू masses two masses of 1 kg are separated by 10-meter distance, find out the ग्रेविटेशनल फोर्स। इससे कुछ चीजें पता चलेंगी, ठीक है ना, अब ध्यान देना। फाइंड आउट द ग्रेविटेशन फोर्स अप्लाइड बाय वन ऑन अदर। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? ऐसे सोचो 1 kg है ये 1 kg है, मास है ये, ध्यान देना। दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस? 10 मीटर, ठीक है। एक मास दूसरे पे कितनी फोर्स लगाएगा, ठीक है, तो कितनी लगाएगा? जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। जी की वैल्यू कितनी है? 6.67 10⁻⁻11 जी की वैल्यू है, ठीक है। m1 m2, m कितना है? m1 है 1, m2 कितना है 1, और दोनों के बीच में कितने का डिस्टेंस है? 10, तो 10 का स्क्वायर हो गया। तो अगर आप इसे कैलकुलेट करते हो तो देखो क्या आएगा, 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ये तो सेम ही है, ऊपर 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, नीचे कितना है 100, और 100 को जब आप ऊपर ले, 100 का मतलब क्या होता है? 100 का मतलब होता है 10⁻²। ये जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻², और बेस से में तो पावर ऐड होगी, यानी कि फोर्स आई आपकी 6.67 इंटू 10⁻⁻13 न्यूटन। तो अगर आप देख पा रहे हो तो आपको पता चलता है कि कितनी ज्यादा वीक है। देखो कितनी है, कितने जीरो आ रहे हैं इसमें पॉइंट के बाद। अगर आप देखोगे तो पॉइंट के पीछे लगभग 13 जीरो है।
तो इससे पता चलता है इट इज अ वेरी वीक फोर्स, इट इज अ वीक फोर्स, बहुत वीक फोर्स है, इसलिए डिटेक्ट करना ऐसा नहीं है, यहाँ तो डिटेक्ट हो जाती है। देखो अगर आप बोलोगे कि सर ठीक है अर्थ जो है खींच पा रहा है मुझे, एक बॉडी, कोई भी बॉडी उसे खींच रहा है नीचे की तरफ, जैसे जैसे खींच रहा है, तो यहाँ तो दिख रही है, लेकिन मैं भी खड़ा हूँ और कोई और भी खड़ा है, ये दोनों तो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते? इसका रीजन है कि ये बहुत वीक है, देखो कितनी वीक है, 10⁻⁻13। तो रियल लाइफ में ऐसा लगता ही नहीं है। हाँ, एक हेवनली बॉडी दूसरी हेवनली बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है, एक हेवनली बॉडी दूसरी हेवनली बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है, वहां आपको दिखेगी। एक हेवनली बॉडी एक मीडियम मास को अट्रैक्ट करती हुई दिखेगी आपको, समझ में आए? वहां डिटेक्ट हो सकती है, जैसे प्लैनेट्स के बीच में जो है डिटेक्ट हो सकती है, क्योंकि बहुत ज्यादा मास है वहां पे इनका, इसका जो आप ऐसे देखो, वहां पे आपको ऐसा प्रतीत नहीं होता ये वीक है। तो इनका जो नेचर है वो मास की वजह से है। और ध्यान देना कि ये ज्यादा डोमिनेट कब करती हैं? डोमिनेट तब करती हैं जब मास बहुत बड़े बड़े होते हैं, जैसे सन का मास, अर्थ का मास, जहां मास बहुत बड़े बड़े हैं वहां पे डोमिनेट करती है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ में आया होगा आज आपको, क्लियर रहा, ये समझ में आई? यस सर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास में हम आगे मूव करेंगे। थैंक यू। थैंक यू। ओके। ओके, थैंक यू।